स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन करिए और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जो हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो कि हम एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। जैसे अगर आप मान लो लंबी गहरी सांस लेते हो, मैक्सिमम आप इंस्पायर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो उसके बाद आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, जिसको आप एक्सहेल कर सकते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। सो it is about 3.5 to 4.5 liters in the human body. It promotes the act of supplying fresh air and getting rid of foul air. तो इससे क्या काम प्रमोट होता है, जो फ्रेश एयर है ना, उसकी सप्लाई जो है हमारी बॉडी में मिलती है और जो भी फाउल एयर है उससे हमें छुटकारा मिलता है। सो देयर बाई इंक्रीजिंग द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यूज एंड द एनवायरमेंट। इससे क्या होता है कि टिश्यूज और एनवायरमेंट के बीच में जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs after a normal breathing. So the volume of air remaining in the lungs after a normal expiration is known as, अच्छा हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें जो टर्म्स आती हैं आपकी ना, ये आपको अच्छे से देखने, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया हमारा, जैसे ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, इसके अलावा आपका जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गया, ये सारे टर्म्स। So volume of air remaining in the lungs after a normal expiration, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं functional residual capacity। Residual as the word itself indicate, मतलब कितनी चीज जो है वो बच गई, कितना आपका रेजिड्यू है, तो मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाएगा रेजिड्यू की फॉर्म में, है ना, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। जैसे मान लो मैं अभी जो है सांस ले रही हूँ या आप सांस ले रहे हो, सो आप जो भी यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो उसमें जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सिंपली आप ये देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत इस टाइम बहुत मतलब फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो। नो, नॉर्मली जब आप सांस ले रहे हो तो नॉर्मल एक्सपायरेशन जो आपका हो रहा है ना, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपके लंग्स में रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये आपका नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, रेजिडुअल मतलब कितना आपका रह गया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रह गया आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स द, अब जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है एफआरसी जो होता है, इसमें हमारी दो चीजें आती हैं। इसमें एक तो आपके पास आता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ईआरवी।
दूसरा इसमें आता है हमारा आरवी। आरवी हमारा क्या होता है, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें हमारी दो चीजें आती हैं, एक तो देखो हम बोल रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर आप बोल रहे हो तो मतलब रेजिडुअल वर्ड अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब एक तो मेरा इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, दूसरा मेरा इसमें ईआरवी आएगा, है ना, ईआरवी आएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर मैं बोल रही हूँ आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो दैट मीन्स इसमें ईआरवी भी आ रहा है। इस तरीके से इसमें दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक आता है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। हमारा जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपका एक्सहेल किया जा सकता है ना, एक्सहेल किया जा सकता है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। ईआरवी क्या होता है हमारा, ईआरवी होता है हमारा मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप जो है वो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेशन कर रहे हो मतलब बाहर निकाल रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आप एक्सहेल कर सकते हो, है ना, लेकिन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज अबाउट, जैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 1000 ml से लेकर के 1500 ml। सो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज आरवी। आरवी क्या होता है कि जो आपके पास आपने ना मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर दी, उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रह गया, रिमेनिंग इन द लंग्स, उसको हम बोलते हैं आरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू लगभग 1100 से लेकर के 1500 ml होती है। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है, दैट इज जो एफआरसी होता है, वो दो चीजों का सम होता है, ईआरवी प्लस आरवी, राइट। और जो ईआरवी होता है उसकी वैल्यू लगभग जो है 1500 होती है और इसकी रेजिडुअल की भी 1500, तो टोटल हमारा ये बन जाता है 3000 ml। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन द ह्यूमन लंग्स दैट इज अबाउट 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वुलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो सिर्फ जो है वो एल्वुलर रीजन में ही होता है, मतलब जो एल्वुलाई ऑफ लंग्स होते हैं वहीं पे ही होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अदर पार्ट्स हैं वहां पर नहीं होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो क्या होता है कि हम जानते हैं ईच एल्वुलस इज, हर एक जो एल्वुलाई है वो किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ हाईली परमिएबल एंड थिन लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो जो हर एक जो एल्वुलस होता है वो आपका बना होता है हाईली परमिएबल, एक तो वो परमिएबल है, ठीक है, और थिन लेयर्स हैं कौन से सेल्स के, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स के केस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, तो आप बोलोगे स्क्वैमस वाला, है ना, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये क्वेश्चन भी आता है कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स के केस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो आप बोलोगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो जो हर एक एल्वुलस है वो बना होता है आपका हाईली परमिएबल और थिन लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का। सिमिलरली द ब्लड कैपिलरीज हैव लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, अगर आप ब्लड कैपिलरीज की बात भी करो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एल्वुलाई ऑफ लंग्स है उसके केस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, तो आपका आंसर होगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लड वेजल्स के केस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो अगेन आपका आंसर होगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो सिमिलरली द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो कैपिलरीज होते हैं उनके केस में भी क्या होता है, उनके पास भी लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, कैसे, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है नोज के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू एंटर करेगी, तो वो जो एयर है वो आपके एल्वुलाई ऑफ लंग्स में पहुंच जाती है, राइट। सो क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका कैसा होता है, वो होता है आपका CO2 रिच।
कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, जो CO2 रिच जो ब्लड होता है फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द हार्ट बाय द वेन्स। तो जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जो आपके पास CO2 रिच ब्लड है, ठीक है, बॉडी से जो CO2 रिच ब्लड है वो हार्ट तक कैसे पहुंचता है। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरा इकट्ठा हो गया है ना पूरी बॉडी से, तो क्या हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचा वेन्स के थ्रू। सो द हार्ट पंप्स इट टू द लंग्स। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करेगा, लंग्स तक उसको भेजेगा, उस ब्लड को पंप करेगा लंग्स तक। लंग्स तक क्यों भेजेगा, लंग्स तक इसीलिए भेजेगा ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। सो फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना, क्योंकि लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो आपका कैसा हो जाएगा, दैट विल बिकम योर ऑक्सीजनेटेड। सो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज। तो हो क्या रहा है, एक तरीके से दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ना, यही तो आपका डिफ्यूजन है, मतलब आदान प्रदान हो रहा है ऑक्सीजन का, O2 का और CO2 का, किसके बीच में, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज हैं आपकी, है ना, जो कि आपकी एल्वेलाई को सराउंड कर रही हैं, और गैसेस, तो मतलब एक तरीके से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, O2 और CO2 का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वेलाई। ब्लड कैपिलरीज जो भी आपकी सराउंड कर रही हैं आपके एल्वेलाई को, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आपने बिल्कुल क्लियर कट जो है यहाँ पर देखा कि हुआ क्या, कि ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो बॉडी में एंटर करी और वो एल्वेलाई में पहुंच गई, है ना, वो एल्वेलाई ऑफ लंग्स में पहुंच जाएगी। अब होता क्या है कि वो जो आपके पास, क्योंकि हमारी बॉडी के जो हर एक सेल्स है, हर एक जो टिश्यू है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल्स और टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है, ऑब्वियसली ब्लड इज द मीडियम, है ना, तो ब्लड के अंदर मान लो ऑक्सीजन मिल गई और वो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में पहुंच गई, ठीक है। तो जो बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो जो है वो CO2 वापिस से ब्लड में डाल देंगे, है ना, वापिस से ब्लड में डाल देंगे। तो ब्लड में डालेंगे, फिर वो जो है वो कहाँ पहुंचेगा, लंग्स तक पहुंचेगा। वही मतलब CO2 रिच जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, वो लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या लिखेंगे कि दस द एल्वेलाई आर द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। हमें ये पता होना चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज के लिए साइट कौन होती है, हमारी जो एल्वेलाई होते हैं या आपके साइट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ प्रेशर और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। देखो होता क्या है कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 और CO2 का, है ना, तो वो हमारे पास कैसे होता है, वो आपका होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि वो कैसे होता है, दैट अकर्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ प्रेशर और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस। So the barrier between the alveoli and capillaries is thin and the diffusion of the gases takes place from the higher partial pressure to the, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके पास ना डिफ्यूजन होगा गैसेस का, वो हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है, हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। मेन इसमें पॉइंट्स देखो क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट तो आपका यही आएगा कि किस तरीके से जो है जैसे ऑक्सीजन जो है वो एंटर करी, है ना, बॉडी में नोज के थ्रू, और एल्वेलाई तक जो है वो पहुंची, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, मतलब जो CO2 रिच जो ब्लड है, वो जो है वो हार्ट तक पहुंचेगा, है ना। तो वो हार्ट तक पहुंचा तो क्या हुआ, फिर वो हार्ट जो है उसको वापिस से कहाँ पंप कर देता है, लंग्स में, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एल्वेलाई है वही जो है वो मेन साइट होती है एक्सचेंज की, है ना। और जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑफ CO2 एक्सप्लेन। अच्छा
देखो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स जो है वो क्या होते हैं CO2 के, एक्सप्लेन करो। सो प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है कि जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जो है वो रोल आता है मेन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। तो प्लाज्मा हो गया हमारा, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBC, ये क्या करते हैं, ये हमारे CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सहायता करते हैं। दिस इज बिकॉज, अब इसके पीछे का कारण क्या है, बिकॉज दे आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर। अभी हम देखते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि थ्रू प्लाज्मा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है और दूसरा हमारा जो है वो RBC के थ्रू हो रहा है। तो देखते हैं कैसे। देखो, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट, कि लगभग 7% ऑफ CO2 जो आपके पास है, वो आपके पास जो है वो कैरी होती है डिजॉल्व्ड स्टेट में, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। लगभग कितनी परसेंट, 7% जो CO2 है वो कैरी हो रही है डिजॉल्व्ड स्टेट में, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा। देखो, आप सीधा ये देखो कि जो प्लाज्मा है ना हमारा, अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो आपके ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि RBC होते हैं आपके उसमें, है ना, WBC होते हैं आपके, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आपके इसके अंदर पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। तो होता क्या है कि प्लाज्मा की अगर मैं कंपोजिशन देखूं, अगर मैं सिंपल प्लाज्मा की ही कंपोजिशन देखूं, तो प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% तो वाटर ही होता है। प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% क्या होता है, वाटर ही होता है। तो मतलब दैट मीन्स मैक्सिमम तो इसके अंदर पानी है ना। तो होता क्या है कि उस पानी के साथ जो CO2 है वो कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो रिएक्शन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, CO2 प्लस H2O विल गिव यू H2CO3। क्या बन जाएगा, H2CO3। तो अपने पास जो H2CO3 होता है वो होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सो सिंस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड इज स्लो, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज कैरीड इन दिस वे। तो होता क्या है, ये जो आपके पास ना कार्बोनिक एसिड जो बनने का जो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। यू कैन से दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से मतलब थ्रू प्लाज्मा बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 आपके पास कैरी हो रही है, जो कि लगभग आपके पास कितना है, 7% है। थ्रू प्लाज्मा आपका आ गया 7%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, थ्रू आरबीसीज अगर हम देखें तो क्या होता है कि अबाउट 20 से 25%, 20 से 25%, लगभग 20 से 25% जो CO2 है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेड ब्लड सेल्स एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट ऑफ CO2 जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है RBC के द्वारा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 से 25%। लगभग 20 से 25% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी RBC के द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। और क्वेश्चन आ जाता है कि एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। सो नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू द अमाइनो ग्रुप्स ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ए कंपाउंड। ओके, तो देखो होता क्या है, देखो आपको पता है कि RBC है हमारे रेड ब्लड सेल्स। RBC का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है एंड उस पिगमेंट का नाम हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, सो जो हमारा RBC होता है, RBC का कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, सो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो आपके पास जो है किसके साथ बाइंड करता है, दैट बाइंड्स टू द अमाइनो ग्रुप ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और एक कंपाउंड आपके पास बनता है जिस कंपाउंड का नाम क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैसे आया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारे पास कैसे आया, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड करेगा अमाइनो ग्रुप के ऊपर ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अब कहाँ से आया, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। हीमोग्लोबिन कहाँ से यहाँ पे आया, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है ना, उसके साथ ये बाइंड करेगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आरबीसी की फॉर्म में आपने कितना देखा, नियरली 20 से 25%, नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, किसकी फॉर्म में, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आरबीसी है आपका, जैसे आपको पता है जैसे हम ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखते हैं उसमें हमारा जैसे एक आरबीसी भी आता है, राइट। तो आरबीसी, आपको ये भी पता है कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है। तो होता क्या है कि जो आरबीसी है यहाँ पे, राइट, तो आरबीसी जो है उसके अंदर जो है वो क्या है, एक पिगमेंट है जिसको हमने क्या बोला, हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड करता है, किसके साथ बाइंड करता है, टू द अमाइनो ग्रुप्स ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, और एक कंपाउंड बनता है दैट इज द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है, देखो एक तो हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट वन क्या देखा हमने, CO2 की जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं उसमें फर्स्ट वन वी स्टडीड थ्रू प्लाज्मा, उसके बाद हमने देखा थ्रू आरबीसी। अब हम जो थर्ड वन यहाँ पे देखेंगे दैट इज थ्रू द सोडियम कार्बोनेट। तो बेसिकली होता क्या है कि 70%, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कितना परसेंट ऑफ CO2 आपका ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये चीज आप नोट कर लीजिए, नियरली 70%, आई एम राइटिंग हियर, नियरली 70% ऑफ CO2 जो है, नियरली 70% ऑफ CO2 जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, लगभग 70% जो है वो आपकी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो यहाँ पे देखो क्या आता है कि as CO2 diffuses into the blood plasma, a large part of it combines with water to form the carbonic acid in the presence of enzyme। देखो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या है आपका, प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम जो है आपके पास वाटर ही प्रेजेंट है। ओके, तो जो CO2 है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे हमारा बन रहा था एक एसिड जिसको हमने बोला कार्बोनिक एसिड, अब यहाँ पे देखो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, कार्बोनिक एसिड तो हमारा बन रहा है, बट ये आपके पास कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा। सो नोट दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, राइट। तो देखो वाटर कहाँ से आया, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, क्योंकि जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में, नियरली एज आई टोल्ड यू कि नियरली 90 से 92% हमारे प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो जो CO2 जो हमारी गैस है वो आपकी H2O के साथ, उस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, that will be formed in the presence of an enzyme called as the carbonic anhydrase enzyme। So इस तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि as CO2 diffuses into the blood plasma, a large part of it combines with water to form the carbonic acid in the presence of the enzyme called as carbonic anhydrase। So carbonic anhydrase is a zinc enzyme। देखो यहाँ से एक और MCQ बन गया आपके पास कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना हमारे पास, अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज ए जिंक एंजाइम दैट स्पीड्स अप द फॉर्मेशन ऑफ,
अब आप लोगों को इतना पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो आपके एक्ट करते हैं एज ए बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज ए बायोकैटलिस्ट। दैट मीन्स they are going to increase the rate of reaction. They are going to increase the rate of a reaction. तो मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन आपका फास्ट होगा। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट लिखेंगे जरूर कि जो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, दैट इज ए जिंक एंजाइम दैट स्पीड्स अप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। सो दिस कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट इनटू, अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो आपका जब डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होने का मतलब कि जब ये टूटेगा तो आपके पास क्या बनता है, तो ये हो गया मेरे पास H2CO3। H2CO3 इज माय कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा लग रहा है आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। सो व्हेन दिस H2CO3 कार्बोनिक एसिड विल डिसोशिएट, सो ऑन डिसोशिएशन इट विल गिव यू HCO3 नेगेटिव। तो आपके पास HCO3 नेगेटिव बन गया। तो देखो ये जो आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा, इट इज वेरी सिंपल। H पॉजिटिव तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, यू आर हैविंग H2CO3, सो आपको H पॉजिटिव मिल गया, और HCO3 नेगेटिव देखो अलग हो गया। सो दिस इज योर बाइकार्बोनेट आयन। ये जो हमारे पास यहाँ पे HCO3 नेगेटिव है, यही हमारे क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो दैट मीन्स बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमारा 70% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। सो आरबीसी की फॉर्म में हमने कितना पढ़ा, 20 से 25% पढ़ा। उसके बाद जो है हमारा आता है, उसके बाद हमने पढ़ा थ्रू प्लाज्मा नियरली 7%। तो यहां तक क्लियर है, एक बार बताएंगे चैट में। यहां तक क्लियर है? ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक ना रेस्पिरेशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यू कैन से लॉजिकल क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन ए मैन गोइंग अप ए हिल, है ना। जैसे मान लो अगर कोई आपका हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहा है कोई आदमी, या हिल्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या होगा। सो एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जब भी आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है इन द एटमोस्फियर डिक्रीजेस, देयरफॉर एज मैन गोज अपहिल ही गेट्स लेस ऑक्सीजन विद ईच ब्रेथ। तो क्या होता है कि जैसे ना हम जैसे हिल्स के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है ना, जैसे जितना ज्यादा आप जो है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो तो क्या होता है कि हमें जो है वो लेस ऑक्सीजन जो है वो मिलती है विद ईच ब्रेथ। सो दिस कॉजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टू डिक्लाइन। तो देखो जाहिर सी बात है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा, वो आपका डिक्लाइन कर जाएगा। सो द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द, अब देखो हमारी बॉडी कुछ तो करेगी ना, कोशिश कंपनसेट करने की। जैसे अगर मान लीजिए अगर ब्लड के अंदर, अगर हमारे ब्लड के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका अगर डिक्लाइन कर गया तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ तो कोशिश करेगी कंपनसेट करने की। तो जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज करता है इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द ब्लड, इन द ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। अब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट घट चुका है, तो अब क्या होगा, इसीलिए हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। सो साइमल्टेनियसली द रेट ऑफ हार्ट रेट इंक्रीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड।
तो अब क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ में जो अपना जो हार्ट रेट है वो भी आपका इंक्रीज करता है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड, ताकि ब्लड तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पहुंच पाए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस the oxygen level in the atmosphere decreases, therefore as a man goes uphill he gets less oxygen with each breath, so this causes the amount of oxygen in the blood to decline. The respiratory rate increases in response to the decrease in the oxygen content of blood. Simultaneously the rate of heartbeat increases to increase the supply of oxygen to blood. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक टर्म आती है ना हमारे पास हाइपोक्सिया, इसमें से ही आता है हमारा। जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया जो है एक ऐसी कंडीशन होती है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएडिक्वेट और डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि बेसिकली हाइपोक्सिया का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है ना। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके पास जो है वो इनएडिक्वेट होती है। इनएडिक्वेट मीन्स कि वो आपके पास एक मतलब जितना होना चाहिए, जितना प्रॉपर वो होना चाहिए उतनी वो नहीं है। दैट इज योर हाइपोक्सिया कंडीशन। सो हाइपोक्सिया इज ए कंडीशन, ठीक है, characterized by the inadequate supply of oxygen to the body tissues. बॉडी टिश्यूज जो हैं है ना, एट द टिश्यू लेवल यहाँ पे आप करोगे, दैट इज मोर करेक्ट, एट द टिश्यू लेवल, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। ये याद रखना, एक टर्म है इंपॉर्टेंट, हाइपोक्सिया क्या होता है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएडिक्वेट और डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द, ये आपको देखो जो भी आप जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको रिवाइज करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। तो जो जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे यहाँ पे देखो जो आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास जनरली। तो इस चैप्टर में से ये जस्ट मैंने एक आइडिया सा दिया आपको। जैसे हमारी जो डिफरेंट टर्म्स हैं इसमें, इस चैप्टर में, लाइक टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ना, ये चीजें आपको रिवाइज कर लेनी है। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है आपका, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ना, और थोड़ा सा अपनी बॉडी से रिलेट करके आप इनको करोगे तब आपको ईजी होगा, मतलब अपनी बॉडी के साथ रिलेट करके आप इनको करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारा ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट है ना। इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट आता है इसमें से, गैसेस ट्रांसपोर्ट का, तो ये क्वेश्चन हमने किया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और ये थोड़ा सा जैसे इसको हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा है ना, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और किस तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर है वो आपका इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलेट करना है ये कि डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, चेस्ट किस तरीके से एक्सपेंड करेगी। तो ये आप देख लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आपको जो है बेसिकली रिवीजन करते चलना है जो भी आपके पास टाइम है इसमें, क्योंकि सिलेबस आपको ऑलरेडी जैसे विशाली मैम ने कंप्लीट करवाई दिया है। तो आप लोग जो है वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मतलब अगर किसी ने उस टाइम लाइव अटेंड नहीं किया है, एंड प्लस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है साथ में अलॉन्ग विथ रिवीजन। डेली बेसिस पे आप लोग टारगेट बना लीजिए, लाइक कि आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक आपको रिवाइज करना है।
Okay, so that's all for today. Okay, bye. Thank you.